हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो आज हम लोग इसके लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हम लोग बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल आदि। फिर लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल आदि। बस यही से अब आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये नेस एक क्षण चुंबक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो बस इसी का यहाँ पे फिगर बनाना था, जो कि आप लोग देखकर इस चित्र से आप लोग फिगर बना लेंगे और समझ भी गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है कि इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं। तो आइए यहाँ पे इस पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र है जो माध्यम में चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलकर उसके दक्षिण ध्रुव तक जाती है तथा चुंबक के भीतर उसके दक्षिण ध्रुव से चलकर उसके उत्तर ध्रुव तक आती है। फिर उसके बाद इसके गुणों को लिखेंगे। तो इसका यहाँ पे पहला गुण हो जाएगा कि ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु ज्यों ज्यों उनकी दूरी ध्रुवों से बढ़ती जाती है उनका घनत्व घटता जाता है। और दूसरा गुण हो जाएगा कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का जो कि आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु विशेष पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि असंभव है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के पैटर्न में होती है। इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणावर्त दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगी तथा पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे से
नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे से छूट गया है तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ऊपर से नीचे की ओर आप लोग लिख लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ होगी। तो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें, अथवा या फिर ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसका नाम और कथन लिखे। तो यहाँ पे हम लोग इसका बनाते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है। ये परिनालिका है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है। ये 2 सेल है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। इसके अंदर परिनालिका के अंदर रखे गए छड़ को क्रोड कहते हैं, जो कि देखिए इधर से निकलकर इधर जा रहा है और इधर से निकलकर इधर की ओर जा रहा है। तो ये बस यही आप लोगों को एक चित्र बनाना था, छोटा सा आप लोग बना लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षार चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिमाण एवं दिशा में लगभग नियत रहता है और इसकी दिशा परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। यदि परिनालिका को दाहिने हाथ से इस धारावाही परिनालिका एक क्षार चुंबक के समान व्यवहार करता है। परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव हो जाता है। तो बस यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। में पहला अंतर है कि विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है, जबकि अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। और दूसरा अंतर यह है कि विद्युत चुंबक में धारा बंद कर देने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक में धारा बंद कर देने पर उसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होता है। फिर तीसरा अंतर लिखेंगे कि विद्युत चुंबक में परिनालिका में धारा का मान बढ़ने से चुंबकत्व की तीव्रता समानुपाती ढंग से बढ़ती है, अतः इसमें चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि अस्थायी चुंबक के चुंबकत्व को तीव्रता लगभग एक समान बनी रहती है। यही इसका अंतर आप लोग लिख लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक में नरम लोहे लौह क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जाता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर।
13 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें और समझाएं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगी। यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये बाएं हाथ की 3 अंगुलियां हैं, ये है हो गई। देखिए यहाँ पे मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तो जो कि अंगूठा किसका संकेत कर रहा है, तो धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा की ओर संकेत करता है। फिर तर्जनी है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। इधर से देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कर रही है। और मध्यमा है जो कि धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो बस यही आप लोगों को समझाना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजता गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर है। तो बस यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था। तो अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, यानी कि जुटा हुआ है। क्या होगा अधिक? कोई क्षण चुंबक, पहला क्वेश्चन, कि कुंडली के में ढकेला जाए। तो यहाँ पे पहला इसका आंसर देखिए लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में एक और विक्षेप होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर के विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। और तीसरा क्वेश्चन है कि कुंडली के भीतर स्थित रखा जाए। तो इसका आंसर होगा कि कोई विक्षेप नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में एक और विक्षेपित होगा। और दूसरा का आंसर होगा कि गैल्वेनोमीटर में स्थिति उसके विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। और तीसरा का आंसर हो जाएगा कि कोई विक्षेप इसमें नहीं होगा। तो बस यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण लिखिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि हाँ, कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी। कारण बताना है, तो यहाँ पे कारण लिखेंगे कि जब कुंडली ए में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा तब इसके कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। कुंडली ए के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभाव से कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो आप लोग यहाँ से देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें और समझाएं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को परस्पर समकोणीय के इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा गति की दिशा की ओर संकेत करती है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो आइए आप लोग इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, यहाँ पे मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार समकोणीय रखेंगे कि यहाँ पे देखिए तर्जनी है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर संकेत कर रही है।
और अंगूठा है जो कि गति की ओर संकेत करेगी, यहाँ पे गति की ओर, ऊपर से यहाँ पे देखिए गति की ओर संकेत कर रही है। और ये मध्यमा है जो कि धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, यहाँ पे देखिए प्रेरित धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि जब कभी कुंडली और किसी चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसके प्रयोग की ओर चलते हैं। तो प्रयोग के लिए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे कि तांबे के एक तार को बंद लूप का आकार देकर उसके दोनों सिरों को एक गैल्वेनोमीटर यानी कि जी द्वारा विद्युत धारा सूचित करने वाली एक युक्ति है, इससे जोड़ दिया जाता है। एक क्षण चुंबक को लूप के अक्ष की सीध में स्थिर रखते हैं। गैल्वेनोमीटर के संकेतक का कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात लूप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि इसमें अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे कि लूप को स्थिर रखते हुए चुंबक के किसी एक सिरे को तेजी से उसकी ओर ले जाने या उससे दूर ले जाने या फिर चुंबक को स्थिर रखकर लूप को तेजी से उसकी ओर लाने पर अर्थात चुंबक और लूप के बीच की दूरी को शीघ्रता से बदलने पर या दूसरों शब्दों में उनके बीच अपेक्षिक गति उत्पन्न करने पर गैल्वेनोमीटर के संकेतक का विक्षेप होता है, अर्थात लूप में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पतली पीतल के खंडित बल्लियों यानी कि बल्लियों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए R1 और R2 द्वारा जुड़ा हुआ है। बल्लियों को कार्बन के ब्रशों B1 तथा B2 हल्के से स्पर्श करते हैं। पे देखिए B1 और B2 यहाँ पे हल्के से स्पर्श कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के A, B तथा CD भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं, क्योंकि इन भुजाओं में प्रवाहित होने वाली धारा के प्राबल्य समान है परंतु उनकी दिशाएं विपरीत है। इनसे एक बल युग्म बनता है जिस कारण आर्मेचर घूमने लगता है। या आधे घूर्णन के बाद जब CD भुज ऊपर चली जाती है और AB भुज नीचे आती है तब बल्लियों के स्थान पर भी बदल जाते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे वाली भुजाओं में धारा की दिशाएं वही बनी रहती है, अतः आर्मेचर पर लगा बल युग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से घुमाता रहता है। अर्थात विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर के आर्मेचर की दूरी पर यदि ब्लेड लगा दिया जाए तो विद्युत मोटर पंखा बन जाता है। यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर स्पष्ट करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे पहला अंतर हो जाएगा कि प्रतिवर्ती धारा का मान प्रतिवर्ती होता है जबकि दिश धारा का मान चर या अचर होता है, दोनों ही होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा कि प्रतिवर्ती धारा की दिशा अवत रूप से बदलती है जबकि दिश धारा की दिशा एक ही होती है। तीसरा अंतर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग कर प्रतिवर्ती धारा को कहीं से भी प्रेषित किया जा सकता है यानी नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि दिश धारा प्रेषित यानी कि नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो वह
ये सभी अंतर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तथा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो आइए यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो आप लोग यही सब लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं कि किसी परिपथ में लघुपतन कैसे होता है। तो लिखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे लघुपतन हो जाता है। और दूसरा अतिभारण कैसे होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब विद्युत परिपथ में बहुत सारे विद्युत उपकरणों को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में विद्युत उपकरणों की कुल शक्ति उसकी स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगते हैं, जिसके कारण अतिभारण होता है। तो बस यही इस दोनों आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के आवरण वाले विद्युत सादृतों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि धातुओं के आवरणों से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक सादृतों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण उन सादृतों का प्रयोग करने वाले के शरीर से विद्युत धारा नहीं गुजरती है, जिससे वे गंभीर झटके से बच जाते हैं। तो यही इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि इसका कारण यह है कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा उपकरण से धरती में चली जाती है। विद्युत धारा उपकरण से धरती में चली जाती है, इससे फ्यूज पिघल जाता है और घरों में लगे सभी उपकरण खराब होने से सुरक्षित बच जाते हैं। तो बस यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि घरों की वायरिंग में दो भिन्न एम्पियर के परिपथों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर कुछ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में 100 बार परिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं। मेंस में प्राय दो अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं। एक 5 एम्पियर के उपकरणों से बनता है, इसमें बल्ब, पंखा, ट्यूब आदि लगते हैं के लिए होता है। और दूसरा 15 एम्पियर के उपकरणों के लिए जैसे हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए किया जाता है। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब परिपथ में 5 एम्पियर के जैसे पंखे का खराब हो जाता है तो यहाँ पे 15 एम्पियर वाला ये सभी सामान जो कि चलते रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। और यदि 15 एम्पियर वाले जैसे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वाले में परिपथ में कोई दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे पंखा, बल्ब या ट्यूब आदि जलते रहेंगे, ताकि इससे 5 एम्पियर वाले परिपथ पर कोई इसका असर ना हो। तो इसीलिए दो
परिपथों का मतलब 2 भिन्न एम्पियर वालों का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तथा उद्देश्यहीन तारों के बीच समांतर क्रम में जोड़े होते हैं और प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। यदि एक परिपथ का कोई स्विच बंद हो जाए तो अन्य उपकरणों के परिपथ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके अलावा यह परिपथ में जुड़े सभी उपकरणों को समान वोल्टता प्रदान करता है। इसीलिए विद्युत परिपथ में उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो बस यही आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपतन से कैसे सुरक्षित किया जाता है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपतन से सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जब परिपथ में अतिभारण या लघुपतन के कारण या मेंस में वोल्टता का मान एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर विद्युत पर बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है तो धारा से उत्पन्न ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है, जिसके फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाता है और उस परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है अतिभारण और लघुपतन से बचाने के लिए। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ पर कार्य करते समय रबर के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि रबर के जूते या दस्ताने विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इनसे होकर विद्युत प्रवाह नहीं होता है, जिसके कारण परिपथ का संपर्क शरीर से टूट जाता है। मरम्मत करते हुए यदि अचानक हाथ का सीधा संपर्क स्विच से हो जाए या तार से हो जाए तो विद्युत का झटका लगता है या फिर लग सकता है, यानी करंट मार सकता है। तो इससे बचने के लिए ही रबर के जूते या दस्ताने पहनते हैं। तो आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों तथा साजों में समानता उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। सुरक्षा के 2 उपाय, पहला उपाय है इलेक्ट्रिक फ्यूज लगवाना और दूसरा अर्थिंग यानी कि तार को भूसंपर्कित करना। तो यही 2 उपाय आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे पावर है जो कि कितना है, तो 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट है और यहाँ पे वोल्ट 220 वोल्ट है और आई यानी कि विद्युत धारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका आई बराबर पी बटा वी यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 वाट है। तो यहाँ पे वी का मान 220 वोल्ट, तो यहाँ पे रखेंगे तो 9.09 इसका आंसर आएगा, यानी 9 एम्पियर लगभग। तो इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत तंदूर द्वारा ली गई यह धारा अनुमतांक 5 एम्पियर से अधिक है, यानी कि वहाँ 5 एम्पियर दिया हुआ था जबकि यहाँ इसका आंसर 9 एम्पियर कुछ आ रहा है।
तो इस अतिभारण से विद्युत परिपथ के नष्ट होने का खतरा, यानी कि यह विद्युत परिपथ नष्ट हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे इसका पहला उपाय लिखेंगे कि एक से अधिक संधारित्रों को एक ही सॉकेट में संयोजित नहीं करना चाहिए। और दूसरा उपाय लिखेंगे कि परिपथ को कई भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग में सुरक्षा फ्यूज लगाना चाहिए। और तीसरा उपाय लिखेंगे कि परिपथ में विद्युत तारें उत्तम क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी के विद्युत रोधक पदार्थ द्वारा ढकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 उपाय आप लोग लिख लेंगे जिससे कि अतिभारण नहीं होगा। तो अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्यूज की क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो आइए यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन की ओर, आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्योंकि जब विद्युत परिपथ में धारा का मान एक सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार टूट कर, यानी कि गल जाता है, जिसके कारण परिपथ में लगे सभी उपकरण बच जाते हैं। इसीलिए फ्यूज तार विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि विद्युत धारा की प्रबलता के लिए जिस मान पर पहुँचते ही फ्यूज तार गल जाता है, यानी टूट जाता है, उसे फ्यूज तार की क्षमता कहते हैं। तो यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लगा वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।